CH-137 मौत का राज। सहारा रेगिस्तान में 1 सप्ताह से अधिक समय तक एक देवता के खिलाफ लड़ने के बाद अंततः उनकी मृत्यु हो गई। ये एक भयानक लड़ाई थी। अंत तक लड़ते हुए मरना, ये वास्तव में कबीर के अनुकूल मृत्यु थी। मानव ने अपने दम पर एक देवता से लड़ने में सक्षम होने के लिए कबीर की प्रशंसा की, लेकिन जब उसने मृत्यु के बारे में सुना तो वह अपने दिल में भारी भावना को रोक नहीं पाया। स्वॉर्ड वॉरियर कबीर का अंत उसकी मातृभूमि अमरावती में ही हुआ था। अमृता ने ठीक ठीक ये नहीं बताया कि किस देवता ने उसे मारा। ऐसा लगता था कि यह कुछ ऐसा नहीं था जो वह सीधे कह सकती थी, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। और द ग्रेट जादूगर विवेक, उसका अंत मैं आपको विवरण दे सकती हूँ। दुर्भाग्य से उसे ब्यौरा देना दुर्भाग्यपूर्ण क्यों होगा? आपको अपना दिल तैयार करना होगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका दिमाग कितना अभेद्य किला है। उस क्षण उनका परिवेश एक बार फिर बदलने लगा। विचित्र रहने का कमरा विकृत और पूरी तरह से गायब हो गया, एक ऐसा क्षेत्र जो काला और मृत दिखता था। मानव ने ऊपर देखा। बैंगनी आकाश में एक काला सूरज जल रहा था। उसने सोचा कि क्या दुनिया खत्म होने से पहले इसी तरह दिखेगी। उसे एक दर्दनाक खांसी सुनाई दी, जिससे मानव घूम गया। उसने विवेक को देखा। वह बिल्कुल वैसा ही दिख रहा था जैसे वह कालकोठरी के आखिरी कमरे में था। हालांकि उनकी हालत ठीक नहीं थी। उसके सफेद वस्त्र और दाढ़ी खून से सने हुए थे, और उसकी कलाई, जो उसकी आस्तीन से दिखाई दे रही थी, सूखे पेड़ की शाखाओं की तरह लग रही थी। विवेक ने अपने हाथ से अपने मुंह का खून पोंछा। मुझे हमेशा से पता था कि हमारे बीच एक गद्दार है। क्या? लेकिन मैंने कभी यह उम्मीद नहीं की होगी कि यह तुम हो। अब मुझे समझ में आया कि विक्रांत और कबीर के बीच संबंध इस हद तक क्यों खराब हो गए थे, और देवताओं को उनकी जानकारी कैसे मिली। उसी क्षण उसके सामने का स्थान बदल गया और एक महिला प्रकट हुई। उसके सुनहरे बाल हवा में लहरा रहे थे। महिला ने खुले कपड़े पहने थे जो उसके आकर्षक शरीर को पूरी तरह से उजागर कर रहे थे, और उसके चेहरे पर एक मोहक मुस्कान थी। विवेक ने अपनी आंखें बंद कर ली। अपने आप पर भरोसा किया। महिला हंस पड़ी। उसके सफेद दांत, जो उसके आबनूसी बालों के विपरीत थे, बहुत ही आकर्षक लग रहे थे। हास्यास्पद मत बनो, विवेक। हम दोनों जानते हैं कि यह सच नहीं है। मैं तुम्हारे बारे में बात नहीं कर रहा था। विवेक थोड़ा डगमगाया और अपना सिर हिला दिया। फिर स्पष्ट आंखों से उसने उस महिला नितिका की ओर देखा और कहा, आर्यन, मैंने आप पर भरोसा किया। आज का दिन मेरी मृत्यु का दिन है। विवेक ने अपने स्वयं के निधन की भविष्यवाणी की थी। उसके आंतरिक अंग गड़बड़ थे। यहां तक कि अगर उसे खत्म करने के लिए कोई नहीं आया, तो शायद वह एक और दिन देखने के लिए जीवित नहीं रहेगा। लेकिन अंत में नितिका खुद ही काम खत्म करने आ गई थी। इस वजह से उसके बचने की संभावना शून्य हो गई थी। उनका जीवन यादों के बहुरूपदर्शक की तरह उसकी आंखों के सामने कौंधा गया। उसके पास ज्यादा सुखद यादें नहीं थीं। आर्यन से पहली बार मिलना, जादू की मीनार में जादू सीखना और ऐसे दोस्त ढूंढना जो जीवन भर उसका साथ दें। दोस्तों का हार्दिक आभार। लेकिन अनगिनत बुरी यादें भी थीं। खासकर आर्यन के मरने के बाद। मृत्यु के सामने विवेक ने महसूस किया कि एक शांत हृदय अफसोस या भय से पहले क्यों था। मैं बहुत थक गया हूँ। विवेक ने कुछ कहने से पहले नितिका की ओर देखा। आर्यन ने तुम पर भरोसा किया था और हम सब भी तुम पर भरोसा करते थे। लेकिन तुमने इस किया। सभी नितिका को नापसंद करते थे। लेकिन ये घृणा या घृणा की हद तक नहीं था। इसके बजाय किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसने उसके साथ अनगिनत परीक्षणों को पार किया था, उसने महसूस किया कि वह उसे किसी और से ज्यादा जानता था। यही कारण था कि उसे यह विश्वास करना मुश्किल हो गया था कि उसने उन्हें धोखा दिया है। उसने बस यह मान लिया था कि वह आर्यन की मौत को स्वीकार नहीं कर सकती थी, और उसने खुद को बाकियों से अलग कर लिया था। उसने इस परिणाम का कभी अनुमान नहीं लगाया था। यहां भी ऐसा ही है। जब हम टीम के साथी थे, मैंने आप सभी पर भरोसा किया। क्या आप जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं? उसके गले में खून बहने लगा। इसे रोक पाने में असमर्थ, विवेक ने अपना सिर घुमाया और थूका। खून में उसके अंगों के टुकड़े नजर आ रहे थे। उसने फिर से अपना मुंह पोंछने के लिए संघर्ष किया। आर्यन की जीवन भर की इच्छा देवताओं को पूरी तरह से नष्ट करने की थी। और अब तुम सीधे उस इच्छा का विरोध कर रहे हो।
आप ऐसा कह रहे हैं जैसे देवताओं की अधीनता आपकी मृत्यु के साथ समाप्त हो जाएगी। क्या तुम अपने आप को बहुत अधिक नहीं आंक रहे हो? नितिका अब भी मुस्कुरा रही थी। विवेक नहीं बता सकता था कि वह क्या सोच रही थी। उसने हमेशा ही आर्यन के सामने अपनी सच्ची भावनाओं को प्रकट किया। उसके सामने वह प्यार में एक लड़की बन गई। हालांकि सघन आर्यन को कभी इसका एहसास नहीं हुआ। क्या आप हमें दोष दे रहे हैं? क्या आपको लगता है कि हम वही हैं जिन्होंने आर्यन को मौत के घाट उतारा? मुझे आप लोगों के प्रति कोई भावना नहीं है। नितिका गाते गाते स्वर में बोलते हुए धीरे धीरे विवेक की ओर चल पड़ी। ये सच है। बिल्कुल, तुम्हें आर्यन की जगह लेने की कोशिश करते देखकर मुझे बुरा लगा। जैसा आपने कहा, मेरी क्षमताओं में कमी थी। विनम्र होने का नाटक मत करो, विवेक। ये बहुत घृणित है। इन कटु शब्दों को कहते हुए नितिका की हंसी छूट गई। अगर हालात ऐसे नहीं होते तो शायद वह उसकी बातों को एक भद्दा मजाक समझ सकती थी। आप आगे क्या करने जा रहे हैं? अगला, मुझे मारने के बाद? ये कुछ ऐसा नहीं है जिसे आपको जानने की आवश्यकता है। विवेक ने धंसी हुई आंखों से उसकी ओर देखा। क्या तुम वास्तव में देवताओं के साथ काम कर रहे हैं? नितिका की मुस्कान फीकी पड़ गई और उसकी आंखों में एक अजीब सी रोशनी चमकने लगी। यदि ऐसा है, मुझे यकीन है कि आर्यन मौत में भी बेहद निराश महसूस करेगा। पहली बार उसके युवा सुंदर चेहरे पर गुस्सा फूट पड़ा। अपना मुंह बंद करें। आर्यन मरा नहीं है। थोड़ी देर बाद नितिका के चेहरे पर एक बार फिर से एक उज्ज्वल मोहक मुस्कान दिखाई दी। विवेक, मुझे खेद है कि मुझे तुम्हें मारना पड़ा। सचमुच। उस पल में विवेक की छाती में एक दरार दिखाई दी, जिसमें से एक फव्वारे की तरह खून निकल रहा था। उसे कोई दर्द महसूस नहीं हुआ। जब वह अपने चरम पर था तब वह बोल नहीं सकता था, लेकिन नितिका के हमलों से बचाव के लिए उसके पास निश्चित रूप से कोई रास्ता नहीं था। वह अपनी लुप्त होती चेतना से नितिका की फुसफुसाहट सुन सकता था। चिंता मत करो और आराम करो, विवेक। मैं व्यक्तिगत रूप से आर्यन की इच्छा को पूरी करूंगी। विवेक का शरीर ढह गया, उसका खून उसके चारों ओर एक पुल बना रहा था। क्योंकि मैंने देवताओं से निपटने का एक तरीका सोचा है। हालांकि इस युग में यह असंभव है। थोड़ा और समय बिताना होगा। उन्हें एक कोने में ले जाने के लिए काफी है। शायद 3500 साल। मुझे पता है, ये बहुत लंबा समय है। लेकिन यह ठीक है, मैं धैर्यवान हूँ। आप शायद अब मुझे सुन भी नहीं सकते। नितिका ने कंधे उचकाए और चला गया। विवेक उसे जाते हुए भी नहीं देख सकता था। उसका सिर धीरे धीरे मृत धरती पर उसके खून के पूल में डूब रहा था। मेरी पलकें भारी हैं। वह जानता था कि अगर उसने अभी अपनी आंखें बंद कर ली, तो वह उन्हें फिर कभी नहीं खोलेगा। तो विवेक खड़ा हो गया। नहीं, उसने उठने की कोशिश की। विवेक ने संघर्ष किया, लेकिन फिर से अपने खून में गिरने वाले चेहरे को समाप्त कर दिया। उसके शरीर को ऐसा लगा जैसे उसका वजन 1 टन हो। अंत में, मैंने कुछ भी पूरा नहीं किया। वह देवताओं को पराजित नहीं कर सका, और न ही अपने मित्रों को वापस साथ ला सका या यहाँ तक कि नितिका के विश्वासघात को भी नहीं रोक सका। नहीं, पहली बात तो यह है कि वह आर्यन की मौत को भी नहीं रोक सका। कितना भद्दा है। उन्होंने उस समय की तुलना में महान संत की उपाधि के लिए अधिक अयोग्य महसूस नहीं किया। मुझे उठना होगा। उसने महसूस किया कि मृत्यु भी एक विलासिता थी जिसके वह योग्य नहीं था। लेकिन उसका शरीर नहीं हिलेगा। उसका बहुत ज्यादा खून बह गया था। यह एक ऐसी चोट थी जिसे कोई संत भी आने पर ठीक नहीं कर पाएंगे। अंत में, मैं फिर भी असफल रहा। उसकी दृष्टि धुंधली हो गई। विवेक को एहसास हुआ कि वह रो रहा था। आर्यन के गायब होने के बाद ये पहली बार था जब वह रोया था। उसके होंठ थोड़े अलग हो गए। मुझे माफ करें। मुझे खेद है, आर्यन। मुझे खेद है। मेरे लिए अब यह असंभव है। 138 दोस्त की हत्या। अमृता ने अपना हाथ हिलाया, जिससे दृश्य फीका पड़ गया। वह मानव को देखने के लिए मुड़ी। उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव था। ऐसा लगा जैसे वह क्रोधित और दुखी थी, फिर भी साथ ही यह अभी भी महसूस हो रहा था कि उसकी भावनाओं में कोई बदलाव नहीं आया है। नहीं, उसके ठीक होने का कोई रास्ता नहीं था। आर्यन को पता था कि वह अपने 4 दोस्तों की कितनी परवाह करता है, क्योंकि उसने उसकी यादें देखी थी। नितिका ने उसे धोखा दिया था, और उसने उसे अपने सबसे अच्छे दोस्त विवेक को मारते हुए भी देखा था।
यह मानव के लिए अविश्वसनीय रूप से कठिन होगा, जिसने अपने दोस्तों की परवाह किसी और की कल्पना से ज्यादा की थी। फिर भी उसे कुछ कहना था। अमृता ने कड़े भाव के साथ अपना मुंह खोला। नितिका अभी भी जीवित है। जीवित? इस युग में? हाँ, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वह वही महिला है जिसे आप याद करते हैं, क्योंकि बहुत समय बीत चुका है। हो सकता है कि अगर तुम उससे दोबारा मिलो तो भी उसे पहचान न पाओ। मानव चुप रहा। स्वाभाविक था कि वह उसे पहचान नहीं पाएगा, क्योंकि उसके पास अब मानव का चेहरा था। लेकिन मानव के लिए उसे पहचानने में असमर्थ होने के लिए नितिका को एक पूरी तरह से अलग व्यक्ति बनना होगा। और यह संभव था कि केवल उसका रूप ही नहीं बदला था। मानव ने विवेक को याद किया। उसे अपने अंत में बहाए गए आंसुओं की याद आ गई। मुझे माफ करें। और कालकोठरी में अपने नोट की तरह विवेक ने उससे माफी मांगी थी। उसे नहीं करना था। मानव को लगा कि उसे भी माफी मांगनी चाहिए। उसने गैर जिम्मेदाराना और आवेगपूर्ण तरीके से देवताओं के खिलाफ लड़ाई लड़ी और हार गया। और अब वह अपने किए का परिणाम देख रहा था। मनुष्य जाति को बचाने के लिए लड़ने वाले सभी वीर अब मर चुके थे, एक को छोड़कर। आंख की पुतली। जब उसने अपने चेहरे को याद किया, तो वह भारी भावना को फिर से भरने से रोक नहीं सका। उसे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने वास्तव में विवेक को खो दिया था। उसका एक हिस्सा ऐसा लगा जैसे यह अभी भी सच नहीं था, लेकिन उन्हें सच्चाई स्वीकार करने के लिए मजबूर किया गया। अमृता ने उसे जो दिखाया था वह पृथ्वी की स्मृतियों में से एक था, जिसका अर्थ था कि यह कुछ ऐसा था जो निश्चित रूप से हुआ था। यह कुछ ऐसा था जिसे गढ़ना असंभव था। और यहां तक कि अगर यह एक भ्रम था, तो कोई रास्ता नहीं था कि वह इसके माध्यम से नहीं देख पाता। अमृता ने कहा कि नितिका अभी जीवित थी। ये वह जानकारी थी जिसे जानकर उन्हें मूल रूप से प्रसन्नता हुई होगी। उनके जैसे ही युग का कोई था जो 3500 वर्षों तक जीवित रहा था। इसके अलावा यह उन दोस्तों में से एक था जिनके लिए उसने अपना दिल खोल दिया था, इसलिए यह अजीब होगा अगर उसे खुशी का एहसास न हो। हालांकि नितिका ने विवेक को मार डाला था। उसका कोई कारण रहा होगा। हो सकता है कि उसे धमकाया गया हो, या हो सकता है कि उसने अपनी खुद की योजना के साथ काम किया हो। भले ही वह बिना किसी कारण के विवेक को नहीं मारेगी, क्योंकि वह भी एक समझदार जादूगरनी थी। लेकिन मानव को अभी इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। महत्वपूर्ण बात यह थी कि नितिका ने विवेक को मार डाला था। उसकी परिस्थितियां या कारण चाहे जो भी हों, वह तथ्य नहीं बदला जा सकता था। दोस्त की हत्या, यह कुछ ऐसा था जिसे मानव नहीं, आर्यन भी कभी स्वीकार नहीं करेगा। ऐसा लगता था कि उसे और भी बहुत कुछ करना था। बहुत पहले नहीं, उसने सोचा था कि वह आराम करने में सक्षम होगा, लेकिन वह नहीं कर सका। ऐसी बहुत सी चीजें थी जो उसे करनी थी, और बहुत सी चीजें थी जिन पर उसे गौर करना था। मानव को लगा जैसे उसके पास समय नहीं है। उसने पीछे मुड़कर देखा कि वह क्या कर रहा था। अब तक वह यह मानता था कि वह अच्छी प्रगति कर रहा है। उसने सोचा कि वह बिना अधीर हुए शांति से एक पैर दूसरे पैर के सामने रख रहा है। मानव अपना समय व्यर्थ नहीं बिताया था। वास्तव में उसकी कुछ उपलब्धियां भी थीं। लेकिन वह बहुत आराम कर रहा था। यह पर्याप्त नहीं है। मानव ने खुद को बुदबुदाया। अमृता ने अपना सिर थोड़ा झुका लिया। बलवीर, सर्वनाश के देवदूत। उसे वश में करने के लिए मानव ने सतर्क और सावधान रहने की कोशिश की थी। उसे सचेत किए बिना, बिना उसकी पहचान बताए, वह उस पर धीरे धीरे दबाव डालता, जैसे कि वह अपने शिकार को एक कोने में ले जा रहा हो। लेकिन क्या वाकई यह सबसे अच्छा तरीका था? क्या हद से ज्यादा समझदारी भी उतनी ही बुरी नहीं थी? ये पुनर्विचार करने का समय था। जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, बलवीर लगातार मजबूत होता जाएगा। वह तब तक हर दिन मजबूत होता रहेगा जब तक कि वह पराजित नहीं हो जाता। विजेंद्र ने उसे बताया था कि अगर वे एक साथ काम करते हैं तो भी बलवीर उन्हें हराने के लिए पहले से ही काफी मजबूत था। तो क्या होगा अगर एक सप्ताह या अधिक समय बीत गया? या क्या होगा अगर स्थिति जटिल हो गई और वे समय सीमा से ठीक पहले तक विलंबित हो गए? बलवीर तब तक कितना मजबूत होगा? मानव नहीं, आर्यन एक बार देवताओं के भयानक रूप में से हार गया था। उसने सोचा था कि वह इस पर काबू पा लेगा, लेकिन ऐसा प्रतीत नहीं हुआ। उस समय की हार ने उनके दिल पर गहरा घाव कर दिया था। इसलिए जब वह बलवीर के साथ काम कर रहा था, तब भी उसने पूरी कोशिश की।
वह इस धारणा के तहत आगे बढ़ रहा था कि जैसे जैसे समय बीतता जाएगा वह और मजबूत होता जाएगा। लेकिन बलवीर वही था। वह जानता था, फिर भी उसने अभी भी तेजी से आगे बढ़ने का प्रयास नहीं किया। ऐसा इसलिए था क्योंकि अच्छी तरह से तैयारी करना अधिक आरामदायक था। ये तथ्य कि बलवीर अमृता का रक्त संबंधी था, ये एक अच्छा बहाना था। मानव को एहसास हुआ कि उनमें क्या कमी है। बेशक उसके कई पहलू थे जो 3500 साल पहले की तुलना में बेहतर हुए थे, जैसे उसकी शांति, शीतलता और अनुभव। यदि हाँ, तो तब की तुलना में क्या बिगड़ा था? महत्वाकांक्षा। वह निश्चय कर चुका था, यहां तक कि वह अपनी जान तक देने को तैयार था। 3500 साल पहले, ऐसी स्थिति में जहां हार अपरिहार्य थी, उसने अभी भी अपने साथ एक भी देवता को गिराने की कोशिश की होगी। कभी कभी ऐसे क्षण भी आते थे जब वह बिना किसी हिचकिचाहट के अपने शरीर को कटीली परिस्थितियों में फेंक देता था। उस पल में मानव ने उस हताश मानसिकता को फिर से हासिल कर लिया जिसे वह 3500 साल पहले खो चुका था। तब वह अपनी वर्तमान स्थिति को एक भिन्न कोण से देखने में समर्थ हुआ। वह इसमें और देर नहीं कर सकता था। बलवीर बारूद का एक बैरल था जो बिना किसी चेतावनी के किसी भी क्षण फट सकता था। वह एक जोखिम कारक था जिससे निपटने की जरूरत थी, भले ही वह एक सेकंड पहले ही क्यों न हो। उसे कोई समय नहीं देना चाहिए। डेमिगॉड से संपर्क करने के लिए बलवीर की प्रतीक्षा करें। निर्णायक साक्ष्य प्राप्त करने के बाद अमृता को रिपोर्ट करें। नहीं, यह ऐसी स्थिति नहीं थी जहां वह इतना निश्चिंत हो सके। गोब्लिन के नोटिस करने से पहले वह बलवीर को मार देगा। भले ही उसके परिणामस्वरूप ग्रेट फॉरेस्ट के साथ संबंध खराब हो गए हों, फिर भी यह एक डेमिगॉड को मारने में सक्षम होने की तुलना में कुछ भी नहीं था। उसके विचार अभी भी जटिल थे, और उसकी छाती अभी भी महसूस कर रही थी जैसे ये काले बादलों से भरी हुई हो। लेकिन वह जानता था कि अब उसे क्या करना है। आज की रात वह भोर से पहले इसे सुलझा लेगा। मेरा अनुरोध स्वीकार करने के लिए आपका धन्यवाद। अपने दोस्तों की मौत के बारे में सीखना उन घावों को खोलने जैसा था जिसे मानव ने ढकने की बहुत कोशिश की थी, और उसके बाद जो दुख हुआ वह कठिन था। फिर भी ये कुछ ऐसा था जिसकी उन्हें पुष्टि करनी थी। जैसे ही मानव ने आभार व्यक्त किया, अमृता ने अपना हाथ हिलाया। मैं तुम्हारी मदद करके खुश हूं, आर्यन। नहीं, यह अब मानव होना चाहिए। मुझे जो भी पसंद हो मुझे बुला सकते हो। जंगल में आज रात शोर होगा। मानव ने उसे ईमानदारी से सूचित किया। उसने तुरंत अमृता की आंखों में भरे दुख को देखा, लेकिन उसकी योजना को बदलने का कोई इरादा नहीं था। उसने पहले ही अपना मन बना लिया था। अमृता ने आह भरी। उस रात बहुत से लोग हताहत होंगे, और यह जंगल में एक गहरा निशान छोड़ जाएगा जिसे भरने में काफी समय लगेगा। उसके लिए यह अपने बच्चों को चोटिल होते देखने से अलग नहीं था। लेकिन वह कुछ नहीं कह सकती थी, क्योंकि वह अपने सामने खड़े आदमी की नियति समझ गई थी। धन्य हो आपका आगे का मार्ग। और इससे भी बढ़कर, उसे उम्मीद थी कि खुशी, शांति और सौभाग्य उसका पीछा करेंगे। इससे पहले कि मानव का दिमाग पूरी तरह से नष्ट हो जाता। CH-139 लावण्या से मिलना। जैसे ही मानव के शब्द उसके होठों से निकले, उसका परिवेश धुंधला होने लगा। ये एक संकेत था कि वह स्पिरिट वर्ल्ड छोड़ रहा था। अमृता का चेहरा पूरी तरह से गायब होने से पहले चमकदार रोशनी में ढका हुआ था। अपने शरीर में लौटने के बाद मानव ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसका शरीर ठंडा और कड़ा था, जैसे कि वह रात के समय बाहर सोया हो। मानव अपनी सीट से उठा और आसमान की तरफ देखा। सूरज अभी अस्त हो रहा था। ये लगभग आधा दिन होना चाहिए था। ये वास्तव में इतना लंबा नहीं था, लेकिन यह उस समय के आसपास होना चाहिए। वह अभी भी अपने चारों ओर देखने वालों की उपस्थिति महसूस कर सकता था। मोहिनी के घर वापस जाने से पहले मानव फैला। जब उसने दरवाजा खोला, तो उसने पाया कि आधिरा एक हाथ से हैंडस्टैंड पुशअप्स कर रहा है। उसकी बांह झुक रही है और स्थिर गति से सीधी हो रही है। जब उसने करीब से देखा तो उसे एहसास हुआ कि वह वास्तव में अपने पूरे हाथ की बजाय एक उंगली का उपयोग कर रहा था। उसके पूरे शरीर को एक तर्जनी द्वारा सहारा दिया जा रहा था। 2817, 2818। एक सेकंड के लिए उसने सोचा कि क्या उसने गलत सुना है, क्योंकि अभी अभी उसने जो संख्याएं सुनी हैं वह उसकी बेतहाशा कल्पना से भी अधिक है। उनका पूरा शरीर पसीने से लथपथ देखकर लग रहा था कि उन्हें ट्रेनिंग शुरू किए काफी समय हो गया है। मैं लावण्या नाम की महिला से मिला।
उसने कहा कि वह तब आएगी जब सूरज पूरी तरह से अस्त हो जाएगा। आदिरा ने ऊपर देखे बिना, अपने पुशअप्स को रोके बिना मानव को एक संदेश भेजा। इससे पता चला कि ऐसा कृत्य पहले ही स्वाभाविक हो चुका था। मानव ने अपने सामने विचित्र तमाशे की परवाह न करने का नाटक करते हुए टेलीपैथिक रूप से प्रतिक्रिया दी। अच्छा कार्य, लेकिन ये सबसे अच्छा होगा अगर आप व्यायाम करना बंद कर दें। क्यों? मुझे अब जलन महसूस होने लगी है, क्योंकि हम आज रात बलवीर से निपटने जा रहे हैं। आपको अपनी सबसे अच्छी स्थिति में रहने की आवश्यकता होगी। आधिरा की लयबद्ध गति एक पल के लिए लड़खड़ा गई। मानव तुरंत अपने शरीर से निकलने वाली लड़ाई की वासना को महसूस कर सकता था। आधिरा ने अपनी उंगली पर बल लगाया और एक बार फ्लिप करने और अपने पैरों पर उतरने से पहले जमीन से नीचे गिर गया। मुझे थोड़ा आराम करने की जरूरत है। पास में एक तालाब है, मैं वहीं जाकर नहा लेता हूँ। फिर वह बाहर चला गया। मानव ने घर में गहराई तक जाने से पहले उसे जाते हुए देखा। मोहिनी एक मेज पर जड़ी बूटियां मिला रही थी। एक त्वरित नजर के बाद उसने देखा कि वह विभिन्न औषधीय और जहरीली जड़ी बूटियों को मिला रही थी। आप लंबे समय से चले गए थे। आप क्या कर रहे थे इतने समय से? मैं पास में ही कुछ ध्यान कर रहा था। मुझे क्षमा करें, लेकिन क्या आपके पास खाने के लिए कुछ है? मानव भूखा था क्योंकि पूरे दिन उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। कहते हुए मोहिनी खड़ी हो गई। यहाँ इंतजार करें, मैं कुछ लेकर आती हूँ। थोड़ी देर बाद वह हाथ में कटोरी लेकर वापस आई। मानव ने सोचा कि यह एक दिन पहले जैसा ही सलाद होगा, लेकिन वह ये जानकर हैरान रह गया कि वह पर दिन के लिए स्वादिष्ट पकवान थे। उसमें मांस भी था। इतना सब कुछ। मैं कल के बारे में माफी चाहती हूँ। ऐसा लगता था कि कल आपने जो सादा सलाद छोड़ा था वह जानबूझकर नहीं छोड़ा था। मानव ने सिर हिलाया। वह सलाद बुरा नहीं था। मुझे सुनकर खुशी हुई। लेकिन यह आदिरा को पसंद नहीं आया था। वह सिर्फ एक अपरिपक्व लड़का है। यह ऐसा ही है जैसे कोई साइड डिश न होने की शिकायत कर रहा हो। बस आप उसको नजरअंदाज करें। वाह! मानव के मजाक पर मोहिनी धीरे से हंसी। मानव मेज पर बैठ गया और डिनर करने लगा। ये बहुत ही स्वादिष्ट है। ऐसा लगता था कि तुमने महाद्वीप के चारों ओर अपने साहसिक कारनामों के दौरान बहुत अच्छी तरह से खाना बनाना सीख लिया है। ये सच में बहुत ही स्वादिष्ट है। क्या आप आज रात आराम करने जा रहे हैं? मुझे भी ऐसा ही लगता है। मुझे कुछ काम है। मैं शायद कल सुबह तक वापस आ जाऊंगा। ठीक, मैं आदिरा को बता दूंगा। करने की कृपा करें। मोहिनी ने घर छोड़ दिया और मानव अपने कमरे में लौट आया। फिर उसने मोमबत्तियां बुझा दी। मानव बिस्तर पर बैठ गया और ध्यान करने लगा। यह अप्रत्याशित था, लेकिन मोहिनी की अनुपस्थिति ने लावण्या की आसन यात्रा को बहुत आसान बना दिया। जब सूरज पूरी तरह से अस्त हो गया था और चांदनी गांव पर बस गई थी, मानव को कुछ महसूस हुआ। उसने धीरे से आंखें खोली। कमरे के एक अंधेरे कोने में कोई खड़ा था। व्यक्ति का शरीर, हालांकि अंधेरे से थोड़ा धुंधला हो गया था, मानव को प्रतीत हुआ कि वह केवल एक महिला हो सकती थी। मानव शांति से बोला, ये एक समय हो गया है, लावण्या। उसने कोई जवाब नहीं दिया और वहीं खड़ी रही। मानव ने अपने चेहरे पर भ्रम जारी किया और उसे वह मानव दिखाया जिसे वह जानती थी। तभी तेज सांस की आवाज के बाद लावण्या आगे बढ़ी। वह भ्रमित स्वर में बोली, उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। ये वास्तव में तुम हो, मानव? मैं आपसे फिर से मिलने के लिए उत्सुक थी, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह हाई गोब्लिन के गांव में होगा। वैसे ही, लावण्या के चेहरे पर एक अजीब सा भाव था। मैंने अफवाहें सुनी कि तुम 7 स्टार क्लब में शामिल हो गए हो। इसके अलावा, द गोल्डन नितिका ग्रुप में भी। लावण्या, जिसके पास कुछ समय के लिए एक अजीब अभिव्यक्ति थी, ने आखिरकार अपना सिर हिला दिया। नहीं, मुझे नहीं लगता कि मुझे यहाँ कुछ कहना चाहिए। वैसे भी, तुम यहाँ क्यों हो? उस मानव ने संक्षेप में सब कुछ समझाया जो उस समय तक हुआ था। जाहिर है, कुछ चीजें ऐसी थीं, जिन्हें उन्होंने छुपाकर रखा था। उदाहरण के लिए, विजेंद्र के साथ बैठक। वह ग्रुप को ये नहीं समझा सकता था कि उसने एक देवता के साथ एक अस्थायी गठबंधन किया था, और उस पर एक सर्वनाश। सब कुछ सुनकर लावण्या की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। खासकर जब उसने सुना कि बलवीर देवदूत था। उस समय, यहां तक कि लावण्या, जिसने अनगिनत कठिन परिस्थितियों का अनुभव किया था, अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर सकी। क्या ये वास्तव में बलवीर है? वह रानी के रक्त रिश्तेदार प्रतीत होता है।
ये बिल्कुल सच है। बलवीर और रानी के बीच का रिश्ता थोड़ा अजीब है। अजीब। क्वीन अमृता को जैन परिवार ने गोद लिया था। गोद लिया। गोब्लिन का जिक्र करते समय ये शायद ही कभी इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द था। लावण्या मुस्कुराई क्योंकि वह भी इस तथ्य को जानती थी। ये गोब्लिन समाज में ज्यादा नहीं होता है, लेकिन इस बार यह अपरिहार्य था। हर पीढ़ी की रानियां जैन परिवार से पैदा होती हैं। हालांकि इस पीढ़ी में कोई लड़की पैदा नहीं हुई। उद्धरण चिन्ह। वह जानते थे कि रानी का पद अपनाया वंशानुगत होता है। तो उन्होंने अमृता को, तुम रानी अमृता से मिली क्या, आपको ये बताने में सक्षम होना चाहिए था कि वह एक उच्च ग्रेमलिन नहीं है। वास्तव में मानव ने अमृता की उपस्थिति को याद किया। उसकी गोरी त्वचा को छोड़कर उसकी कोई भी विशेषता एक उच्च ग्रेमलिन की तरह नहीं थी। वह एक आइस ग्रेमलिन है। यह पहली बार मैंने इसके बारे में सुना है। हाई गोब्लिन और डार्क गोब्लिन के अलावा वह वुड गोब्लिन और ग्रे गोब्लिन के बारे में जानता था, लेकिन यह पहली बार था जब उसने आइस गोब्लिन के बारे में सुना था। लावण्या ने सिर हिलाया जैसे कि उसे उतनी ही उम्मीद थी। वे ग्रेट फॉरेस्ट से एक दौड़ नहीं है। वे एक छोटा समूह है जो सुदूर उत्तर में जमी हुई भूमि में रहते हैं। सुदूर उत्तर में जमी हुई भूमि। वह एक ऐसा स्थान था जहां केवल मोटे पंख वाले जानवर और राक्षस ही रह सकते थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वहां गोब्लिन भी रहेंगे। लावण्या गंभीर अभिव्यक्ति के साथ जारी रही। बलवीर रूपेश का दोस्त था। मैंने सुना है कि जब अमृता को रानी के पद लेने के लिए चुना गया तो उसने बहुत सारी शिकायतें की थीं। उसका मानना था कि वह बोधि वृक्ष के साथ संवाद करने में सक्षम होगा। मुझे लगता है कि यह संभव था। इससे पहले कभी भी पुरुष गोब्लिन का बोधि वृक्ष के साथ संवाद करने का मामला नहीं आया था। बलवीर बहुत प्रतिभाशाली था, लेकिन वह इतिहास को नहीं बदल सका। भले ही वह बोधि वृक्ष के साथ संबंध बनाने में सक्षम होता, उसे अमृता की जगह सीट नहीं मिलती। तब से अब तक कुछ दशक हो चुके हैं। उस समय यह कहा गया था कि बलवीर का गुस्सा पूरे जंगल को जलाने के लिए काफी था। जंगल को जलाने के लिए काफी है। यह एक मुहावरा था जिसका प्रयोग अक्सर गोब्लिन करते थे। सीधे शब्दों में कहें तो इसका मतलब था कि वह एक बेहद गुस्से वाला जादूगर था। अगर यह मानव के अलावा कोई और होता तो सुनने वाला शायद इसका मतलब नहीं समझ पाता। फिर किसी बिंदु पर वह चुप हो गया। तब से सभी का मानना था कि वह बदल जाएगा क्योंकि वह बेहद मेहनती हो गया और उसने ग्रेट फॉरेस्ट को लाभ पहुंचाने के लिए अपनी पूरी कोशिश की, यहां तक कि वह रानी अमृता के सबसे बड़े सहयोगियों में से एक बन गया। वह उस समय एक देवदूत बन गया होगा। लावण्या ने अपने होंठ काटने से पहले अपनी सांसों के नीचे बुदबुदाया। मानव ने वह बात पूछी जो उन्हें सबसे ज्यादा चिंतित करती थी। क्या बलवीर मजबूत है? बहुत ताकतवर है, लावण्या ने दृढ़ता से उत्तर दिया। बलवीर एक अध्यात्मवादी है। उसने विंड स्पिरिट किंग के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करने में भी कामयाबी हासिल की है। हाई गोब्लिन में अन्य गोब्लिन की तुलना में स्वाभाविक रूप से उच्च आत्माएं होती हैं, और हाई गोब्लिन के बीच भी बलवीर बेहद प्रतिभाशाली है। कोड डॉट 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 आध्यात्मिक ऊर्जा दैवीय शक्ति से नहीं टकराएगी। इसका अर्थ था कि वह मृत्यु की शक्ति के साथ आत्मा राजा की शक्ति का उपयोग करने में सक्षम होगा। इसने बलवीर के साथ कई बार पेचीदा व्यवहार किया। 3500 साल पहले स्पिरिट किंग्स कभी भी देवताओं के साथ काम नहीं करते थे। यदि ऐसा है, तो आत्मा राजा, जिसके पास गर्व की अत्यधिक तीव्र भावना थी, वह अपनी शक्ति बलवीर को नहीं देगा, जो एक देवदूत बन गया था। लावण्या, मैं अब बलवीर पर हमला करने जा रहा हूं। अभी इस वक्त। क्या तुम बहुत जल्दी नहीं कर रहे हो? नहीं, बल्कि अब सबसे अच्छा समय हो सकता है। चाहे कुछ भी हुआ हो, बलवीर अंततः उनकी उपस्थिति के बारे में जानेंगे। चूंकि वे बाहरी लोग थे जो कालकेतु का शिकार करने के लिए यहाँ थे, यह अनुभवी था कि वह उन्हें एक अनुकूल प्रकाश में नहीं देखेगा। इसलिए चुपके से हमला करने का सबसे अच्छा समय वह था जब उसने अभी तक गांव में उनकी मौजूदगी पर ध्यान नहीं दिया था। ठीक, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। क्या आपको यकीन है? तुमने अपने साथी को वैसे भी मुझे यहाँ बुलाने के लिए भेजा था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह जादुई योद्धा राजा का उत्तराधिकारी होगा। वह वास्तव में कोई मजाक नहीं है। क्या हुआ? उन्होंने हमारे युवा योद्धाओं को भड़काया। वे लड़ाई नहीं सह सके और मुझे खोजने आए, लेकिन मैं उनकी कमीज का घेरा भी नहीं छू सका। यह अपेक्षा के अनुरूप था। वह डार्क गोब्लिन की ताकत को कम नहीं कर रहा था, लेकिन वे आधिरा को हराने की उम्मीद नहीं कर सकते थे।
वह आदमी एक राक्षस है। मुझे नहीं लगता कि चीफ रूपेश भी आमने सामने के टकराव में उसका सामना कर पाएंगे। लावण्या ने मानव को फिर से देखने और पूछने से पहले एक पल के लिए अपना सिर हिलाया। तो आप क्या करना चाहेंगे? क्या तुमने उन पहरेदारों को देखा जो आधिरा और मुझे देख रहे हैं? मैंने किया। उनके नोटिस से बचना शर्मनाक रूप से आसान था। यह उसकी अपेक्षा से कम था। यहां तक कि मानव भी ये पहचानने में सक्षम नहीं था कि कितने थे। जैसा कि एक डाक गोब्लिन से उम्मीद की जाती है। कृपया उन्हें बाहर निकालो, सूर्योदय तक ही। क्या आप ये कर सकते हैं? यह मुश्किल नहीं है, लेकिन लावण्या किसी बात को लेकर चिंतित दिख रही थी। मानव तुरंत समझ गया कि उसे क्या चिंता है। मैं पूरी जिम्मेदारी लूंगा। अगर कुछ गलत हो जाता है और उच्च गोब्लिन आप पर आरोप लगाते हैं, तो उन्हें बताएं कि आपको ब्लैकमेल किया गया था। मुझे माफ करें। माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। बस इतना ही पहले से ही अत्यधिक सहायक है। उसका मतलब था, लावण्या अतिथि के रूप में हाई गोब्लिन के साथ रह रही थी। ऐसा कोई तरीका नहीं था कि वह किसी मुश्किल स्थिति में पड़ना चाहेगी। CH-140 मोहिनी का बलवीर से मिलना। लावण्या ने पहले ही अपने संकल्प को कठोर कर लिया था और मदद करने का फैसला कर लिया था। खास ये कि चोरी छिपे उसे देखकर कोई भी अपनी आंखों से छलनी नहीं कर पाएगा। ये बिंदु विशेष रूप से महत्वपूर्ण था क्योंकि गोब्लिन के पास देखने की और सुनने की विशेष शक्ति थी। ये कुछ ऐसा था जिसे केवल लावण्या ही आसानी से पूरा कर सकती थी। कृपया इसे मेरे ऊपर छोड़ दो। लावण्या का अनुमान गायब हो गया था। बलवीर को देवदूत बने अभी अधिक समय नहीं हुआ था। इसका मतलब यह था कि उसने मृत्युंजय की शक्ति को पूरी तरह से अपना बना लिया था। ये स्वाभाविक था। सर्वनाश के देवता अन्य देवताओं की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली थे। इसके अलावा मृत्युंजय की डेथ पावर अत्यंत खतरनाक और अस्थिर शक्ति थी। वह जानता था, देवदूत बनने के बाद ये कुछ ऐसा था जिसे उसने ध्यान में रखा था। वह हमेशा अपनी शक्ति का ध्यानपूर्वक इस्तेमाल करता था। हालांकि कुछ ऐसा भी थी जिसे वह नहीं जानता था। मृत्युंजय की शक्ति से भस्म न होने के लिए समय के साथ बनने वाले रक्तपात को छोड़ना आवश्यक था। बलवीर ने कराहते हुए अपना सिर पकड़ लिया। उनकी आंखें रक्तरंजित हो गईं। रक्तपात को दबाना कठिन होता जा रहा था। जब वह जंगल से बाहर था तो उसे इन लक्षणों का अनुभव नहीं हुआ क्योंकि वह प्रतिदिन किसी न किसी को मार सकता था। हालांकि ग्रेट फॉरेस्ट में लौटने के बाद उसके पास मारने के लिए कोई नहीं था। अभी कुछ ही दिन हुए थे, लेकिन वह पहले ही इस अवस्था में आ चुका था। मैं उसे जान से मारना चाहता हूं। अगर वह इसे दबाता रहा तो उसे लगा कि वह पागल हो जाएगा। उसकी दृष्टि लाल रंग की हो गई। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वह कौन था। वह किसी को मारना चाहता था। वह उनके टुकड़े टुकड़े करना चाहता था, उनके खून को बहा देना चाहता था, उनकी आंतों को चीर देना चाहता था और उनकी हड्डियों को टुकड़े टुकड़े कर देना चाहता था। बलवीर ने पागलपन से अपना सिर खुजाया। यह इतना हिंसक था कि उसकी त्वचा फट गई और खून बहने लगा। हालांकि दर्द ने उसके सिर को ठंडा कर दिया था। चलो किसी को मार डालते हैं। बलवीर ने अपना मन बनाते ही घर छोड़ दिया। उसे बस इतना करना था कि वह अपनी दैवीय शक्ति का उपयोग न करे। बेशक बलवीर में अपनी दिव्य शक्ति का उपयोग किए बिना किसी को मारने और अपने ट्रैक को कवर करने की क्षमता थी। तभी उसने एक महिला को नाले के पास टहलते हुए देखा। बलवीर ने उसे किनारे से देखा। उसका सुंदर चेहरा जाना पहचाना था और एक पल के बाद उसे एहसास हुआ कि वह कौन थी। वो लड़की थी जो रानी बनने से पहले अमृता के साथ घूमती रहती थी। मोहिनी। उसका नाम सुनते ही बलवीर मुस्कुराया। मोहिनी ने एक आह भरते हुए अपनी आंखें बंद कर लीं। वह थकी हुई थी। उसने नहीं सोचा था कि वह पिछले कुछ दिनों में 5 घंटे से ज्यादा नहीं सोई है। भाड़े की सैनिक रहने के दौरान यह एक सामान्य घटना थी, लेकिन घर लौटने के बाद भी उसने ऐसा करने की उम्मीद नहीं की थी। उसका शरीर आराम की मांग कर रहा था। मुझे इसे एक दिन बुलाना चाहिए। देर रात हो चुकी थी। इस समय किसी से मिलने जाना सही नहीं होगा। जैसे ही उसने अपना मन बनाया और घूम गई। कोई उसके पीछे खड़ा था। मोहिनी एक पल के लिए ठिठक गया। क्या मैंने आपको चौंका दिया? मुझे क्षमा करें। मधुर स्वर सुनाई दिया। उस क्षण चंद्रमा को ढंकने वाले बादल स्थानांतरित हो गए और व्यक्ति की आकृति को प्रकाशित किया। उजागर चेहरे को देखकर मोहिनी ने राहत की सांस ली। यह बलवीर था।
वह हाई गोब्लिन और अमृता के बड़े भाई में से एक थे और उन्होंने मोहिनी के साथ बहुत अच्छे संबंध साझा किए। बलवीर, नमस्ते। बलवीर ने उसे हमेशा की तरह चमकीली मुस्कान दी। उस समय मोहिनी एक पल के लिए ठिठक गई। किसी कारण से उसे लगा कि कुछ गलत है। सिंगल कोट डॉट डॉट डॉट। ये एक भ्रम होना चाहिए। इतनी रात को तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे लगता है कि तुमने नहीं सुना है, लेकिन मैं 2 बाहरी लोगों को गांव में लाई हूँ। मुझे उन पर रिपोर्टिंग करते समय कुछ चीजों से निपटना होगा। बाहरी लोग, वे मुझे कालकेतु को ट्रैक करने में मदद कर रहे हैं और जो हाल ही में ग्रेट फॉरेस्ट के आसपास काम कर रहे हैं। बलवीर, माफ करना, मैं थोड़ा थक गया हूं। तो आप ही वो हैं जो कालकेतु को खोजने के लिए चुनी गई हैं। ये एक मिशन था जो अमृता ने उसे दिया था। मोहिनी ने गर्व के भाव से सिर हिलाया। यह सही है। क्या आपको कोई सुराग मिला है? दुर्भाग्य से नहीं। अच्छा ऐसा है। जैसे ही वह उसके करीब आया, बलवीर धीरे से बुदबुदाया। जब उसने ये देखा तो वह अजीब सा एहसास जो उसने पहले महसूस किया था, वह और भी स्पष्ट हो गया। यह उस भावना के समान था जब वह खतरे में थी। क्या चल रहा है? उद्धरण। बलवीर गांव की रक्षा करने वाले सैनिकों में से एक था और उनकी रगों में जैन परिवार का खून बह रहा था। वह उन गोब्लिन में से भी एक था जिन्होंने ग्रेट फॉरेस्ट में शांति बनाए रखने के लिए किसी और से ज्यादा मेहनत की। उनका मोहिनी के साथ लगभग 100 वर्षों तक घनिष्ठ संबंध भी रहा। वास्तव में, जब मोहिनी छोटी थी, तब वह बलवीर को भी अपना बड़ा भाई मानती थी। वह शर्मीली थी, इसलिए उसने कभी इसे दिखाया या कुछ नहीं कहा, लेकिन यह एक विचार था जो उसके पास था। जबकि उसने अपनी भावनाओं को सुझाने की कोशिश की, बलवीर ने उससे संपर्क करना जारी रखा। मोहिनी अब चेतन रूप से पीछे हट गई। धारा का ठंडा पानी उसके पैरों को गीला कर देता था। उसकी रीढ़ की हड्डी भी उतनी ही ठंडी थी। मोहिनी। जैसे ही बलवीर ने उसका नाम फुसफुसाया, उसने एक आदमी की पीठ को देखा। यह बड़े और मांसल शरीर वाला आदमी था जिसे मोहिनी ने कभी देखा था। मैं तुम्हें अभी पहचान नहीं पा रही हूं, तुम कौन हो?